तो गाइस टैम्पा प्रो 2020 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और काफ़ी सक्सेसफुल शो रहा। आईएफबीबी ने काफ़ी टाइम बाद एक मेजर इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया। काफ़ी सारे शोज़ जो हैं वो पोस्टपोन हो चुके हैं, काफ़ी सारे शोज़ आगे भी जा चुके हैं। मिस्टर ओलंपिया सितंबर में होना था और वो दिसंबर में शिफ्ट हो चुका है। तो ओवरऑल ये शो काफ़ी अच्छा रहा। हम बात करेंगे आज मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग के बारे में, क्लासिक फिजिक के बारे में, 2-on-2 मेंस ओपन क्लास के बारे में, और हम बात करेंगे मेंस फिजिक के बारे में। मैं आपको पूरा डिटेल रिव्यू दूंगा कि कैसा शो रहा ओवरऑल, किसके साथ क्या रिजल्ट्स आए हैं, कौन फर्स्ट रहा, कौन ओलंपिया क्वालिफाई कर रहा है। तो आज हम अभी बात करते हैं पहले ओपन मेंस बॉडी बिल्डिंग के बारे में। हंटर वर्सेस ईएन। हंटर और ईएन के बीच में काफ़ी स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे थे कि यही दोनों टॉप 2 रहेंगे, और हमने भी अपने प्रिडिक्शंस में बताया था, लास्ट वाली प्रिडिक्शन वाली वीडियो में मैंने भी बताया था कि हंटर और ईएन यही आपके टॉप 2 रहने वाले हैं। तो वो प्रिडिक्शन बिल्कुल सही हुई है और हंटर ने शो जीत लिया है। इसके साथ ही हंटर बन जाते हैं उन सारे एलीट प्रोज जिन्होंने अपना प्रो डेब्यू जीता है, क्योंकि हंटर का ये प्रो डेब्यू था और उन्होंने अपना प्रो डेब्यू जीता है। तो उसके साथ साथ केविन लिब्रोने, फ्लेक्स व्हीलर, फिल हीथ, बिग रैमी, इन सब ने अपना प्रो डेब्यू जीता था और आपको पता है कि इनके करियर्स कितने अच्छे रहे हैं। तो इसलिए हंटर ऑलरेडी उस लीग में ज्वाइन कर चुके हैं। अब यहाँ पर हंटर को उनकी पूरी फैमिली का सपोर्ट था। उनके फादर ली लेब्रेडा आए हुए थे। काफ़ी कंप्लीट लुक था, हेड टू टो, राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम आप कहें तो पूरे ही तरह से कंप्लीट थे। लेग्स अगर आप उनके देखें तो पूरे स्ट्राइटेड थे, ग्लूट्स बिल्कुल बिल्कुल स्ट्राइटेड हैं, आपके हैमस्ट्रिंग्स बिल्कुल पॉप आउट हो रही हैं, बाहर निकल के बिल्कुल दिख रही हैं, जो एक बॉडी बिल्डिंग शो में काफ़ी ज़्यादा एविडेंट होता है। देखते हैं कि टॉप कंपटीटर जो है वो किस तरह से प्रेजेंट कर रहा है। और काफ्स के बारे में बात करें तो हंटर के काफ्स भी काफ़ी ज़्यादा एविडेंट हैं। काफ्स इनके बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हैं और इनके ओवरऑल मसल ही काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कि बैक में थोड़ा सा वाटर होल्ड कर रहे थे हंटर। लोअर बैक का जो एरिया था वहाँ पे थोड़े ज़्यादा श्रेड हो सकते थे। हाँ, कोई फैट का कोई इशू नहीं था, वाटर होल्ड कर रहे थे वहाँ पर। और ईएन की बात करें तो ईएन थोड़ा डिसअपॉइंटेड थे। आप ये दिख रहा था शो में कि वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड है। अगर प्री जजिंग की बात करें तो प्री जजिंग उनका फेस थोड़ा उतरा उतरा सा था, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न मैं ये मानता हूँ कि जहाँ एक तरफ हंटर अपनी फैमिली के साथ थे, उनको एक सोशल मीडिया प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छा दिया गया और हंटर अपनी फिजिक को पूरी तरह दिखा रहे थे। 2-3 दिन पहले से ही हंटर बिल्कुल रेडी थे अपने फिजिक के साथ। बार बार अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे वो पोस्ट कर रहे थे कि देयर इज़ नथिंग टू हाइड, और वो अपनी पूरी फिजिक दिखा रहे थे। और उनको काफ़ी सपोर्ट भी था, जो एक उनके डैड के जो दोस्त हैं उनसे भी काफ़ी सपोर्ट था, यानी केविन लिब्रोने, फ्लेक्स व्हीलर, ये काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे इनको, और फैंस भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे कि हंटर ही इस शो को जीतेंगे। अब ईएन यहाँ पर थोड़ा सा डाउन इसलिए फील कर रहे थे क्योंकि उनके साथ उनकी फैमिली से कोई भी नहीं आया। क्रिस बमस्टेड, जो कि जहाँ तक मुझे लग रहा था कि वो आएंगे, बट कोविड के चक्कर में, क्योंकि ये लोग कनाडा में रहते हैं और टैंपा जब ये आएंगे तो हो सकता है मे बी इनको वहाँ वापस जा करके इनको क्वारंटाइन होना पड़े। और क्रिस खुद भी एक ओलंपिया कम्पीटर हैं और 2019 के चैंपियन रह चुके हैं। तो उन्हें वो अपनी ओलंपिया की तैयारी ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, तो इस वजह से मे बी वो नहीं आ पाए। और इनकी जो सिस्टर हैं क्रिस बमस्टेड की, मेलिसा बम, वो भी नहीं आ पाई। वो ईएन की वाइफ है, कोच हैं पैट्रिक टूर, ये भी नहीं आ पाए। तो तो ओवरऑल ईएन जो है वो पूरा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको एक ऐसी फीलिंग आई, लोनली सी फीलिंग आई। और क्योंकि एक कॉम्पिटिटर जब एक शो में जाता है तो वो बस उस शो के बारे में ही उसको फोकस रहना चाहिए। ही डजेंट हैव टू वरी अबाउट अदर थिंग्स। जैसे बाकी और सब चीज़ है, फूड है, डाइट है, टैन है, जो भी कुछ है, ये सब कुछ को देखने के लिए एक सेपरेट बंदा होना चाहिए। ये फैक्टर यहाँ पे ईएन के साथ मिसिंग था। और एक जो बहुत बड़ी मिस्टेक ईएन के साथ हुई, अब मुझे नहीं पता कि इस लेवल पर आकर के एक प्रो बॉडी बिल्डर के साथ ऐसा वो कैसे इस चीज़ को मिस आउट कर सकता है, बट उनका टैन बिल्कुल फेड आउट था। आप देख सकते थे उनका, ये बहुत एविडेंट था, प्री जजिंग में तो बहुत ही ज़्यादा एविडेंट था कि उनका टैन बिल्कुल ही ज़्यादा फेड आउट है। उनके जो जब वो फ्रंट डबल बाइसेप्स दे रहे थे ली लेब्राडा के बेटे हंटर लेब्राडा के बगल में आकर के, तो हंटर की फ्रंट डबल बाइसेप में वो बिल्कुल टॉप टू बॉटम उनका पूरा जो एक कलर है वो मैच कर रहा है। बट आप ईएन को देखिए तो उनके जो बाइसेप्स हैं वो बिल्कुल वाइट लग रहे हैं, जो उनकी इनर थाइज है वो बिल्कुल वाइट लग रही है, उनका चेस्ट काफ़ी फ्लैट लग रहा था। और बैक से देखें तो बैक से भी उनकी जो टैन थी वो हल्की लाइट थी। अब ईएन का कलर जो है वो थोड़े पेल स्किन्ड है,
तो इस वजह से उनका टैन एब्सेंट था और इस वजह से मे बी ये प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ी। अब बात करें कि इस वजह से हुआ क्या, तो जब ऑफिशियल स्कोर कार्ड आप देखेंगे तो हंटर के सिर्फ 10 पॉइंट कटे हैं और ईएन के वहीं इन चीज़ों की वजह से 20 पॉइंट कटे हैं। ऐसा नहीं है कि ईएन वीक थे, और ईएन ने बाद में इस चीज़ को माना भी है कि मैं अच्छे से लोडिंग करके नहीं आ पाया, मैं फुली तरह से बिल्कुल फुल नहीं फील कर रहा था शो के पहले, और जब वो प्री जजिंग में आए हैं तो वो चीज़ और एविडेंट होती ही चली गई। अब ऐसा क्या होता है कि जब बॉडी बिल्डर स्ट्रेस में होता है, ऑलरेडी कंपटीशन के चलते आप वाटर कम ले रहे हैं और सॉल्ट का मैनिपुलेशन हो रखा है आपकी बॉडी में, आप कार्ब्स भी बहुत कम ले रहे हैं, तो इस वजह से ऑलरेडी एक स्ट्रेस रहता है बॉडी में, और आप इन चीज़ों की वजह से और ज़्यादा कॉर्टिसोल सीक्रेट होता है और ये चीज़ और दिखती जाती है शो के साथ। वहीं हंटर को आप देखें तो हंटर बिल्कुल एक ग्रिन के साथ पोज कर रहे थे, बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे, और इस चीज़ को जजेस ने देखा है और इस चीज़ का अवार्ड मिला है। हंटर को सिर्फ 10 पॉइंट्स कटे थे और ईएन के 20 पॉइंट्स कटे थे, इसलिए ईएन आपके सेकंड आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि आगे क्या हुआ। तो आगे एक इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि प्री जजिंग के बाद ईएन ने अपना इंस्टा अकाउंट डिलीट कर दिया, उनका जो इंस्टा हैंडल था वो उन्होंने डिलीट कर दिया। अब इसका क्या मतलब था? इसका ये मतलब था कि वो ये नहीं चाहते थे कि, क्योंकि उनको बैकलैश फेस करना पड़ रहा था सोशल मीडिया पे, वो ये नहीं चाह रहे थे कि उस चीज़ की वजह से वो और डाइवर्टेड फील हो, और कहीं ना कहीं उनको ये लगा कि वो अपनी प्लेसिंग सेकंड प्लेस से भी स्लिप होकर थर्ड पे आ सकते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल सारा इंस्टा वगैरह अपना डिलीट करा और बिल्कुल फोकस करा अपने शो पर, और कंप्लीट टैन होकर के आए, थोड़े फुल भी लग रहे थे फाइनल्स में, और ओवरऑल उनका लुक प्री जजिंग से तो अच्छा था। बट हम बात करें एक साल पहले वैंकूवर प्रो 2019 की अगर हम बात करें, तो ये कंपैरिजन वीडियो में आप देखेंगे कि ईएन वैंकूवर प्रो में ज़्यादा डिफाइंड लग रहे हैं, ज़्यादा मस्कुलर लग रहे हैं, कंप्लीट है, इनके शोल्डर बिल्कुल राउंड हैं और इनके ग्लूट्स, थाइज, क्वाड्स आप बिल्कुल सेपरेटेड हैं, बहुत ही ज़्यादा फाइबर लुक, पेपर थिन स्किन है इनकी, आप देख सकते हैं वैंकूवर प्रो में। बट ये लुक इनका यहाँ टैम्पा प्रो में नहीं आ पाया। तो और जबकि ईएन बोल रहे थे कि मैं लोडिंग के पहले ही मैं 12 एलबीएस हैवी हूँ, तो ऐसा क्या हुआ? तो यही हुआ था, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये पूरी तरह से फुली लोडेड नहीं थे, और क्योंकि कोच दूर थे इसलिए कोच इस चीज़ को जज नहीं कर पाए और उस चीज़ का खामियाजा इनको भुगतना पड़ा। थर्ड प्लेस पे आए थे हमारे ड्वेन वॉकर। अब ड्वेन वॉकर जो है ये 202 एलबीएस मतलब 212 वाले क्लास में खेलते थे, और ये यहाँ पर इन्होंने पहला अपना शो करा था मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग में, और उस हिसाब से इनकी थर्ड प्लेसिंग बहुत अच्छी थी। कंपैरिजन इनका नहीं हुआ फर्स्ट और सेकंड के साथ, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों किया गया। कंपैरिजन होना चाहिए था, एटलीस्ट फर्स्ट सेकंड के साथ थर्ड का कंपैरिजन होना चाहिए था। एक आप एथलीट को चांस दे सकते थे कि वो टॉप 2 के साथ खड़ा रहे, बट जजेस ने पहले ही टॉप 2 को पीछे भेज दिया था, और इनकी जो पोजिंग हुई है बाकी लोगों के साथ सेकंड कॉल आउट में हुई थी। अब बात करते हैं कि कुछ लोग कह रहे थे सोशल मीडिया पर कि नहीं ये इनको रॉब किया गया है, ड्वेन वॉकर वाज रॉब्ड। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए हर किसी का अपना अलग पर्सपेक्टिव होता है, और आप और मैं बैठ करके कैमरा के सामने उनकी फ़ोटोज़ देख रहे हैं एंड वीडियोज़ देख रहे हैं या लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं आप, तो ये बोलना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है कि नहीं नहीं उनको तो सेकंड आना चाहिए था और उन्हें फर्स्ट आना चाहिए था। लेकिन जो वहाँ जज बैठा है वो एक्चुअली इस चीज़ को काफ़ी टाइम से देखता आ रहा है, और दे आर ट्रेन फॉर दैट, दे हैव एन आई फॉर दैट, वो जानते हैं कि उन्हें क्या देखना है। तो वो वही वाली बात हो जाती है, एप्पल्स और ऑरेंजेस, किसी को ये अच्छा लगता है किसी को वो अच्छा लगता है। अब मेरा ये पर्सनली मानना है कि अगर 100% ईएन अपनी पूरी फिजिक 100% के साथ आते तो वो हंटर को ईजिली बीट कर देते। 100% लेब्राडोर थे तो वो उनको ईजिली बीट कर देते। लेकिन फिर भी अब जजेस को जो लगा सो लगा, और एथलीट्स जो हैं वो सारे एग्री करते हैं जो भी उनको प्लेसिंग मिली है, जो भी उनकी जजिंग हुई है। तो जब एथलीट्स एग्री कर रहे हैं तो हम कौन होते हैं बोलने वाले। ये ओवरऑल इस पर कोई इशू भी नहीं है, और ये बाकी फाइनल रिजल्ट्स हैं आपके। अब हम आते हैं 2-1-2 पर। तो 2-1-2 पर आप देखें तो जॉर्ज पीटरसन आपके टॉप कर गए हैं, और ये शो जीतने के साथ साथ वो ओलंपिया के लिए क्वालिफाई हो गए हैं 2-1-2 के लिए। अब जॉर्ज जो है, ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जैसे बताया था आपको, मैं लिंक डाल दूंगा ऊपर डिस्क्रिप्शन में, कि जॉर्ज इससे पहले क्लासिक फिजिक में खेलते थे और अभी उन्होंने क्लास स्विच करा था क्योंकि उनकी बॉडी और मसल गेन कर सकती थी, और उन्हें जो वेट कैप होता है आपका क्लासिक फिजिक में उसको मेंटेन करने में उन्हें दिक्कत हो रही थी, इसलिए उन्होंने अपना क्लास चेंज करा और वो अब 2-1-2 में आ चुके हैं। तो इसका 2-1-2 में आने से उनको क्या फ़ायदा है, वो काफ़ी ज़्यादा मास पुट ऑन करके आए थे और बहुत ही ज़्यादा कंप्लीट थे, बहुत ही ग्रेनी लुक था,
बिल्कुल श्रेडेड कह सकते हैं उनको। और आप थाइस देखिए इनकी, बिल्कुल क्वाड्स, बिल्कुल एक एक क्वाड्स जो है आपको, एक एक मसल जो है सेपरेटेड दिख रही है, पेपर थिन स्किन। और सबसे मेन टॉकिंग पॉइंट जो है वो इनका बैक, इनके लैट इंसर्शंस जो है आप देखेंगे बहुत नीचे जाते हैं, और इस वजह से इनकी बैक जो है ये बहुत ही ज़्यादा फुल है, कंप्लीट है। एक एक मसल, चाहे आप रोम्बॉइड्स ले लो, अपर लैट्स ले लो, और शोल्डर के साथ जो इनका स्कैपुला वगैरह कनेक्टेड होता है, ये अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा 3D लुक मेंटेन करता है। तो जॉर्ज ओवरऑल बहुत ही अच्छा इन्होंने परफॉर्म करा है यहाँ पर। और इसके साथ साथ ये जो क्लास है 212, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होती जा रही है। कियोन पियर्सन इसमें आने वाले हैं, कियोन पियर्सन इसमें कम्पीट करने, उन्होंने भी अपना क्लास शिफ्ट करा था। और बहुत सारे बंदे हैं, निकोलस वॉल्ड हैं, बहुत सारे हैं। पहले फ्लेक्स व्हीलर खेलते थे, लेकिन अब फ्लेक्स व्हीलर ओपन में जा रहे हैं। तो अब ये क्लास बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होने वाली है। मैंने जॉर्ज को पर्सनली कॉन्ग्रेचुलेट किया था, उनसे फ्यूचर प्लान्स के बारे में उनसे पूछा, तो मुझे बहुत ही डाउन टू अर्थ बंदे लगे। और मैं इनको ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस देता हूँ अपने एंड से, कि इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म करा। और अब हम बात करते हैं सेकंड प्लेस के बारे में। तो डेट्रिक बो लुइस सेकंड आए हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छा पुश करा जॉर्ज को फर्स्ट प्लेस के लिए, बट जॉर्ज की फिजिक ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर थी, तो वो फर्स्ट आए, डेट्रिक सेकंड आए। थर्ड पे आए हैं डेरिक ओस्लान। जैसा हमने प्रेडिक्शंस में बताया था, बिल्कुल टॉप 3 प्रेडिक्शंस हमारे बिल्कुल ऑन पॉइंट है, हमने यही प्रेडिक्शंस दी थी, आप देख सकते हैं पिछली वीडियो में जाके। अब हम बात करते हैं, यहाँ एक हमारे एथलीट थे सैंटी एरेगन। तो सैंटी एरेगन के साथ क्या हुआ, इन्होंने नेक्स्ट डे अपनी एक प्रोग्रेस पिक डाली आफ्टर द शो गॉट ओवर्ड। उसमें क्या था, सैंटी ने बताया कि वो ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। और ऐसा क्यों हुआ, ये वही रीज़न है जो मैंने आपको पहले बताया है, कि एथलीट जब स्ट्रेस फ्री रहता है तो वो ज़्यादा अच्छा दिखता है, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। बॉडी बिल्डिंग इज़ मोर ऑफ ए मेंटल स्पोर्ट। लोग सोचते हैं कि बॉडी बिल्डिंग फिजिकल स्पोर्ट है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हर स्पोर्ट जैसा बॉडी बिल्डिंग में भी एक मेंटल आपको फ्री होना बहुत ज़रूरी है। मेंटली आपको किसी भी चीज़ की, कोई भी तरह का कहीं कहीं भी स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, जब तक आप स्टेज पर प्रेजेंट हैं तब तक। अब हम बात करते हैं क्लासिक फिजिक के बारे में। तो क्लासिक फिजिक में जो जिन्होंने फर्स्ट करा है वो है डियोंट्राई कैम्पबेल, और इनका भी प्रेडिक्शन हमने बिल्कुल सही बताया था कि डियोंट्राई कैम्पबेल जीतने वाले हैं। इनका प्रो डेब्यू था और प्रो डेब्यू जीता है इन्होंने अपने, और काफ़ी अच्छी फिजिक है, हेड टू टो बहुत ही कंप्लीट फिजिक कहेंगे। और थोड़ा सा मुझे लगता है कि थाइज में और मास पुट ऑन कर सकते हैं। अगर थाइज में और मास पुट ऑन कर लें तो वो जो टॉप क्लास के जो टॉप एथलीट्स हैं क्लासिक फिजिक में, क्रिस बमस्टेड हो गए, आपके ब्रियन आंसली हो गए, तो इनके साथ ये compete कर पाएंगे। वैसे ओवरऑल फिजिक बहुत ही अच्छी है, बहुत प्लीजिंग फिजिक है, एक फ्लो है जो क्लासिक लाइंस जजेस देखते हैं आपको क्लासिक फिजिक में, वो आपको इनकी फिजिक में ऐसा एविडेंट होता है। सेकंड प्लेस में आए हैं डिवाइन मास्टर, और थर्ड प्लेस में आए हैं क्रिसेंट। और इसके साथ ही आपकी 2-1-2 की कंप्लीट वो होती है, कंप्लीट प्लेसिंग बढ़ गई। अब हम बात करते हैं मेंस फिजिक के बारे में। तो मेंस फिजिक के बारे में आपके जो टॉप करा है, जिन्होंने जो फर्स्ट करे हैं, आप हम सबको पता है कि जब ये कंपटीशन में रहेंगे तो और कोई तो फर्स्ट करने से रहा। आंद्रे फर्गसन हमारे यहाँ जीत चुके हैं, लकी लिब्रा के नाम से इनका सोशल हैंडल है। और मैं इनकी फिजिक एक अलग ही क्लास था वहाँ पे भाई, इनके फिजिक का। वो जो बाकी लोग थे सेकंड से लेकर के लास्ट तक, वो एक अलग क्लास था, और इनकी फिजिक अलग सी दिखती थी। ये मल्टीपल टाइम ओलंपिया में जा चुके हैं, ओलंपियन है। लास्ट ईयर इन्होंने 2020 मिस्टर ओलंपिया में सेकंड आए थे। और इस साल इन्होंने 2020 आर्नो क्लासिक जीत करके इन्हें टिकट मिल चुका था मिस्टर ओलंपिया का, बट ये शोज में कम्पीट कर रहे हैं अपनी विंस को बढ़ाने के लिए मे बी। तो ये काफ़ी अच्छा है। और इस बार देखते हैं कि इनके जो फ्रेंड है रेमन एडमंड्स, उनको ये हरा पाते हैं कि नहीं मेंस फिजिक में। आई होप ऐसा कर पाएँ। और इसके साथ ही साथ इस टैम्पा प्रो का पूरा रैपअप यहाँ फिनिश होता है। और मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा टिम गार्डनर को, टिम गार्डनर जो कि इस शो के प्रमोटर थे। और साथ ही साथ IFBB को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, क्योंकि ये शो काफ़ी दिनों बाद हुआ है, और इससे बॉडी बिल्डिंग में एक रिजुविनेशन आया है। बहुत ही अच्छा लगा कि इतने टाइम बाद शोज़ हो रहा है, फैंस के लिए भी बहुत ही अच्छा था। और काफ़ी ज़्यादा मतलब इसको लेकर के हाइप अप भी था ये शो। काफ़ी अच्छे चीफ गेस्ट भी आए हुए थे। डेव बटिस्टा आए हुए थे आपके WWE से, इनकी फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर। ब्रैंडन करी आए हुए थे, जो कि हमारे अभी 2020 रेनिंग मिस्टर ओलंपिया हैं वो। दोस्तों मैं आपसे कुछ फ़ोटो शेयर करूँगा टैम्पा प्रो की, आप प्लीज़ इसको एंजॉय करिए और देखिए। You're driving me crazy, driving me crazy, driving me crazy, driving me crazy.
The way your body syncopates, you're driving me crazy. Oh. And lately I ain't thinking straight. Your body's amazing. The way your body syncopates, you're driving me crazy. And lately I ain't thinking straight. Your body's amazing. गाइस कैसे लगी आपको फोटोज, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। मैं आपको बताता हूँ कि सोल जंक्शन आगे क्या करने वाला है। सोल जंक्शन आगे न्यूज़, कंपटीशन को लेकर जितने भी अपडेट्स हैं, इंटरव्यूज़ होंगे बॉडी बिल्डर्स के, काफ़ी जो हमारे इंडिया के और बाहर के जो बॉडी बिल्डर्स हैं इनको काफ़ी एक्सटेंसिवली कवर किया जाएगा। फिटनेस और उससे रिलेटेड जो भी मिथ्स हैं अभी, और कुछ भी राइवलरीज, फिटनेस रिलेटेड कुछ भी है, वो हम सब कवर करेंगे। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन दीजिए कि और क्या होना चाहिए और किस चीज़ पर हम वीडियो बना सकते हैं। और आगे आपको बहुत ही अच्छे अपडेट्स वगैरह मिलते रहेंगे। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आगे अपडेट्स आते रहेंगे, वीडियोज़ आती रहेंगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाली हैं। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू।